जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी एंड सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये जो भी क्वेश्चन लिए गए एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, डैश डैश सूरवीरों एवं वीरंगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां यानी कथाएं भी सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक लेख, महाकाव्य, वृत्तांत यानी आख्यान, संदर्भिकाएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? डैश डैश सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियाँ एवं कथाएँ भी सम्मिलित हैं। तो वह है महाकाव्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है, बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय में हुआ। दूसरा कथन है, बौद्ध की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ऑप्शन है, दोनों ही कथन सही हैं। कथन दूसरा पहले से संबंधित है। कथन पहला गलत है परंतु दूसरा कथन सही है। दोनों ही कथन सही है परंतु दूसरा कथन पहले से संबंधित नहीं है। पहला कथन सही है परंतु दूसरा कथन गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है, बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के समय में हुआ। यह कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यह गलत होगा। दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पहला कथन सही है परंतु दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। दूसरा कथन कह रहा है, कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए करने वाले शासक थे, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। ऑप्शन है, दोनों ही कथन सत्य हैं लेकिन दूसरा पहले की सही व्याख्या नहीं है। पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। दोनों ही कथन सत्य हैं, दूसरा पहले की व्याख्या है। पहला गलत है, दूसरा गलत सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कथन से संबंधित लगभग 30 से 32 क्वेश्चन तक आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो भी करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कथन पहला कह रहा है, रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। यह बात सही है। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है, कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ही कथन सही है, दूसरा पहले की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार कीजिए। कथन पहला है, प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। दूसरा कथन कह रहा है, ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। ऑप्शन है, पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा गलत है। दोनों ही कथन सत्य हैं, पहले दूसरे की व्याख्या है। पहला कथन गलत है, दूसरा सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हैं लेकिन पहले दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2023 में और 2024 में दोनों बार एग्जाम में बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। यह कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है, ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। यह भी कथन सही है।
दोनों ही कथन सही हैं। व्याख्या भी सही कर रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ही कथन सत्य हैं, पहले दूसरे की व्याख्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगहों और अथवा समुदायों का उनके शिल्पकला के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया बिदर, सूरत, पांचाल, शालीमार। दूसरे तरफ है लौह संबंधित कार्य, लौहार, बुनाई, सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी वाले वस्त्र, तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? एक तरफ दिया गया है जगहों अथवा समुदायों और दूसरी तरफ है शिल्पकला। बिदर का संबंध किससे होगा? बिदर का संबंध है तांबे तथा चांदी के जड़ाई का काम। बिदर में क्या होता था? तांबे तथा चांदी में जड़ाई का कार्य होता था। ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है, ए का संबंध फोर्थ से है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत होगा। सूरत, सूरत का संबंध होगा सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी वाले वस्त्र। बी का संबंध होगा यहाँ पर तीसरे से, बी का संबंध तीसरे से है। यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत, यानी 3 ऑप्शन गलत हो गए, बचा फोर्थ ऑप्शन। पांचाल का संबंध होगा यहाँ पर लौह संबंधित कार्य यानी लौहार। सी का संबंध यहाँ पर पहले से है। शालीमार, शालीमार का संबंध है बुनाई कार्य से। डी का संबंध यहाँ पर दूसरे से है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है अशोक ने अपने शिलालेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। दूसरा कथन है मौर्य साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और इसके कारण कभी कभी संघर्ष और पशु बल भी होती थी। पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा गलत है, पहला सही है। दोनों ही कथन सही है, परंतु दूसरा पहले के लिए कारण नहीं है। दोनों कथन सत्य हैं, कथन दूसरा कथन पहले का कारण है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन पहला कह रहा है अशोक ने अपने शिलालेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है, यह सही होगा। दूसरा कथन है मौर्य साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और इसके कारण कभी कभी संघर्ष और पशु बल भी होती थी, यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सत्य हैं, फोर्थ ऑप्शन राइट है। दोनों ही कथन सत्य हैं, कथन दूसरा कथन पहले का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। ग्राम भोजक, गृहपति, दास कर्मकांड, दूसरों की जमीन पर काम करने वाले, शिल्पकार, स्वतंत्र कृषक, भूस्वामी यानी ग्राम प्रमुख। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। मिलान से संबंधित यहाँ पर 2 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। ग्राम भोजक, ग्राम भोजक का संबंध होगा भूस्वामी यानी ग्राम प्रमुख। ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है, ए का संबंध यहाँ पर दूसरे से है, ए का संबंध दूसरे से। 2 ऑप्शन गलत हो गए। गृहपति, गृहपति का संबंध होगा, गृहपति का संबंध होगा स्वतंत्र कृषक से, यानी बी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से। थर्ड ऑप्शन भी गलत, बचा एक ऑप्शन, वह है ऑप्शन ए। दास कर्मकांड, दास कर्मकांड का संबंध होगा दूसरों की जमीन पर काम करने वाले। सी का संबंध यहाँ पर पहले से है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों यानी रैयतों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। कथन दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की अगुवाई पर बल दिया।
सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है, ए बी दोनों सत्य हैं, ए बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। कथन पहला कह रहा है, राजस्व की रैयतबाड़ी व्यवस्था ने किसानों यानी रैयतों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। तो यह बात सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, रैयतबाड़ी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की अगुवाई पर बल दिया। तो यह गलत होगा। पहला कथन सही है किंतु दूसरा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ए सत्य है, बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेलित कीजिए। ज्योतिबा फूले, बेगम रुकैया सखावत, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई। उनके कार्य हैं, पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, पुणे में विधवा गृह की स्थापना की, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, स्त्री पुरुष तुलनात्मक लिखी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं और जितने भी कार्य हैं, ये सभी सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्योतिबा फूले, इनका संबंध होगा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। ए का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है, ए का संबंध पहले से, ए का संबंध दूसरे से, एक का संबंध फोर्थ से। तीन ऑप्शन गलत हो गए। बेगम रुकैया सखावत, इनका संबंध होगा पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। यहाँ पर बी का संबंध पहले से है। ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे की फेमस पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलनात्मक। यहाँ पर सी का संबंध है फोर्थ से। पंडिता रमाबाई, पुणे में विधवा गृह की स्थापना की। डी का संबंध है दूसरे से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बी ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश डैश प्रयास किया। जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए, मुसलमानों को पश्चिम विज्ञान से परिचित कराने के लिए, बाल विवाह की अनुमति के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश डैश प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने प्रयास किया था जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रयास के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे। सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। थर्ड कथन कह रहा है, पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, ए बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रयास के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे। यह बात सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है, सिंह सभा ने नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। यह भी कथन सही होगा। पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया। यह गलत होगा। थर्ड कथन गलत है, पहला और दूसरा कथन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाएं। भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। इल्बर्ट बिल को वापस लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाएं। प्रारंभ पिता भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई, यह पहले नंबर पर होगा। दूसरे नंबर पर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना। तीसरे नंबर पर होगा इल्बर्ट बिल को वापस लेना। चौथे नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ पर जो है प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाया गया है। पहले नंबर पर ए है, दूसरा नंबर पर डी है, तीसरे नंबर पर बी है, चौथे नंबर पर है सी। ए डी बी सी किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेताओं ने डैश महसूस किया कि जब भारतीयों की उचित मांगों की बात आती है तो अंग्रेजों के मन में स्वतंत्रता के विचारों के लिए कोई सम्मान नहीं था। आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य पर जोर दिया। प्रार्थना की राजनीतिक विफल हो गई थी। देश की आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेताओं ने देश की आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, देश के आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला कह रहा है 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। कथन दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों गलत है, पहला सही है परंतु दूसरा गलत है, पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कथन कह रहा है 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, यह गलत होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। यहाँ पर निजी संस्थान नहीं थे बल्कि सार्वजनिक संस्थानों पर, तो दूसरा भी कथन गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पहला और दूसरा कथन गलत हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से शुरू हुई और 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया, न कि निजी संस्थानों के। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। दूसरा कथन है बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर वलय हैं। सही विकल्प चुनिए। ए भी दोनों सही हैं, ए भी दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सौरमंडल के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, तो यह बात गलत होगा। दूसरा कथन है बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर वलय हैं, तो यह सही होगा। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए गलत है लेकिन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंटार्कटिक में भारत के उपकेंद्र हैं मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, अदिति
केवल ए और डी, केवल बी और सी, केवल ए बी और सी, केवल बी सी और डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन अंटार्कटिक में भारत के उपकेंद्र हैं? तो भारत के उपकेंद्र हैं मैत्री हैं, दक्षिणी गंगोत्री है और भारती है। अदिति नहीं है। तो यहाँ पर ए, बी और सी सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में नहीं गुजरती? उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यूरोप और अंटार्कटिका, केवल अंटार्कटिका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। 0 अंश अक्षांश रेखा, इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती? तो ये तीनों उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, अंटार्कटिका से नहीं गुजरती। ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, अंटार्कटिका से नहीं गुजरती। यूरोप और अंटार्कटिका इन दोनों महाद्वीप से नहीं गुजरती। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन पूछा जाए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप से। भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है, भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन को फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा है, 0 अंश अक्षांश रेखा, 23.5 अंश अक्षांश नॉर्थ रेखा कर्क रेखा और 23.5 अंश अक्षांश साउथ रेखा यानी दक्षिणी रेखा, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं, यहाँ से उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ पर दिया गया है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती और यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप, इस महाद्वीप से भी कोई रेखा नहीं गुजरती। बाकी अफ्रीका महाद्वीप, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, काला या अंधा महाद्वीप। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 82.5 अंश पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? भारतीय मरुस्थल, पश्चिमी घाट, सुंदरबन डेल्टा, पूर्वी घाट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत में 82.5 अंश पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? यह रेखा गुजरती है पूर्वी घाट से होकर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पूर्वी घाट से होकर गुजरती है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन को भी मैप के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है 82.5 अंश ईस्ट देशांतर रेखा। 82.5 अंश ईस्ट रेखा जो है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 अंश ईस्ट देशांतर रेखा। बात कर लेते हैं पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। इस तरफ जो है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और इस तरफ जो दिया गया है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ।
पश्चिमी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दोनों ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। सहारा के क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हुआ था। विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि सहारा के क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सहारा के क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एक कह रहा है छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। कारडार है, आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी रहने वाला है। अभिकथन ए कह रहा है छोटे आकार वाले वृक्ष घास स्थलों का निर्माण करते हैं। तो यह बात जो है सही होगा। अभिकथन ए सही है। कारडार है, आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती हैं। तो यह भी कार्ड आर भी सही होगा। सही स्पष्टीकरण भी है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी पवने हैं? पूर्वी पवन और मानसूनी पवने, लू और मानसूनी पवने, समुद्री समीर और पश्चिमी पवने, व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप सभी एग्जाम में 55 से 58 क्वेश्चन तक करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। बस क्लास करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी पवने हैं? तो अस्थायी पवने कौन है? व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने अस्थायी पवने कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों के बारे में दिए गए निम्न दो कथन ए और बी पर भी ध्यान दें। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। सही विकल्प का चुनाव करें। ए और बी सही हैं। बी ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ही कथन सही हैं। बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पवनों के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। तो यह बात सही होगा। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दोनों कथन ए और बी सही हैं, किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें। विभिन्न जलवायु की दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। कथन बी कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहां पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है। दोनों कथन ए तथा बी सही हैं। ना तो ए सही है ना तो बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। विभिन्न जलवायु की दशाओं के चलते भारत में
प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। यह बात सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। यह कथन गलत होगा। केवल शब्द जिस भी ऑप्शन में हो, जिस भी कथन में हो, तो वह कथन या ऑप्शन निगेटिव होता है। तो यहाँ पर पहला ही कथन सही होगा, केवल ए सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ एस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा ऑप्शन राइट है? लौ एस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? प्रिंस चार्ल्स पर्वत यह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? समय, प्रौद्योगिकी, आवश्यकता। केवल ए और बी सही हैं, केवल बी और सी सही हैं, केवल ए और सी सही हैं, ए बी और सी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकती हैं? तो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकती हैं समय, प्रौद्योगिकी, आवश्यकता। तीनों ही सही होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट है, ए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत में चाय, कनाडा में मक्का। ऑप्शन है केवल ए और सी सही हैं, केवल ए बी और सी सही हैं, केवल ए सी और डी सही हैं, केवल बी सी और डी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं? तो मलेशिया में रबड़, यह सही होगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी, यह गलत है। भारत में चाय और कनाडा में मक्का, यह भी गलत होगा। यहाँ पर पूछा हुआ है रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, तो वह है मलेशिया में रबड़ और भारत में चाय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? तो वह है बौद्ध धर्म। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो वह है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, नेगेटिव। एक गांव में विभिन्न समुदायों के लोग हैं जो भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। एक गांव में विभिन्न जात के लोग हैं जिन्हें श्रेणीबद्ध क्रम में देखा जाता है। एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां विभिन्न त्योहारों को मनाया जाता है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो नहीं शब्द दिया गया है ये एग्जाम में विशेषकर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गलतियाँ होती रहती हैं। तो नहीं शब्द पूछा हुआ है विविधता का एक वैध उदाहरण। एक गांव में विभिन्न समुदायों के लोग जो भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, तो यहाँ पर जो है विविधता का उदाहरण है। एक गांव में विभिन्न जात के लोग हैं जिन्हें श्रेणीबद्ध क्रम में देखा जाता है, तो यह जो है विविधता का उदाहरण नहीं होगा। तो नहीं शब्द पूछा हुआ था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां विभिन्न त्योहारों को मनाया जाता है, तो यह भी जो है विविधता का उदाहरण है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है विविधता का उदाहरण होगा।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। कौन सा ऑप्शन राइट है? काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो वह है राज्यसभा। राज्यसभा, इसे हम अस्थाई सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। यह कभी भंग नहीं होता, यह कभी भंग नहीं होता। लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहा जाता है, और यह जो है भंग होता रहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल डैश डैश सुनिश्चित करता है? कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण, न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। कौन सा ऑप्शन राइट है? संसद में प्रश्नकाल डैश डैश सुनिश्चित करता है? कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दादन व्यवस्था यानी घरेलू व्यवसाय, मॉल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? तो वह है दादन व्यवस्था यानी घरेलू व्यवसाय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दादन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, बुनकर को सूत काटकर कपड़ा बुनने का कार्य घर से करना होता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान हो सकता है? तो बुनकर को नुकसान हो सकता है, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद विरोधी आंदोलन, फ्रांस को फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? यह आंदोलन था संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी क्या है? महिला संरक्षण गृह, बाल देखभाल केंद्र, मिड डे मील केंद्र, वृद्ध आश्रम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आंगनबाड़ी क्या है? आंगनबाड़ी हम सभी को पता है, बाल देखभाल केंद्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाल देखभाल केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बना हुआ है सेट के एग्जाम में। किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यह भी जो है अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कार्डों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना, उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना, कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, बी सी दोनों सही हैं, सभी ए बी और सी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। तो सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कार्डों के चलते परियोजना को मंजूरी ना देना, तो यहाँ पर जो है सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करने के लिए कहना, तो यहाँ पर जो है सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना, तो यहाँ पर भी सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। बी और सी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमिक व्यवस्था में नहीं है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई मांग की जा सकती है। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य पूछा हुआ है, न्यायालय के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, न्यूनतम आय, आश्रय का अधिकार, भूमि अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, हाकिम शेख एवं पश्चिमी बंगाल खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? तो न्यायालय में याचिका दायर की थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके डैश का कारण बनती हैं। विकास, सशक्तिकरण, हाशियाकरण, विविधीकरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके डैश कारण बनती हैं। हाशियाकरण का कारण बनती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हाशियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है। यहाँ बहुत बहुलित इतिहास है। इतिहास अखंड एवं विशिष्ट है। इतिहास विवादास्पद नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, केवल सी सही है, केवल बी सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए
क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है, तो यह बात सही होगा। यहाँ बहुलित इतिहास है, यह भी सही है। इतिहास अखंड एवं विशिष्ट है, तो यह गलत होगा। इतिहास विवादास्पद नहीं है, तो यह गलत है, विवादास्पद है। ए और बी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है? औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोधी की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। कथन बी कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है। कथन सी है सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। ऑप्शन है केवल ए सत्य है, ए बी दोनों सत्य हैं, ए और सी सत्य हैं, ए बी और सी तीनों सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? तो वह मकसद था औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठचर्या में नागरिक शास्त्र में ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोधी की प्रतिपुष्टि में शामिल किया गया था। तो यह बात सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है, यह बात गलत होगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक दुनिया की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है, तो यह सही होगा। ए और सी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी? पाठ पुस्तक से परे जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना, अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड का प्रयोग, समान एवं मानकीकृत के लिए हुए परीक्षणों का प्रयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी? अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बनाने के द्वारा, देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा, सभी सामाजिक धार्मिक सुधारों को प्रयासों की बिना उनके विचारों की कोई जांच किए हुए प्रशंसा करना, बिना सामाजिक संदर्भ बताए स्वर्णिम प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान देना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। तो देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियां देना। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण है? सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन अवकाश देना। फोर्थ ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखित शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
यहाँ पर पूछा हुआ है समावेशी कक्षा यानी समावेशी शिक्षा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन पेडागोजी से है। पेडागोजी से लगभग यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे पेडागोजी से। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण है। समावेशी कक्षा का उदाहरण होगा अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना, यह जो है समावेशी कक्षा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए सामाजिक व राजनीतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों को दर्शाता है और कॉलम बी अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। तो कक्षा की स्थितियां यहाँ पर दी गई हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, अपूर्ण जवाब की स्थिति, अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति। निर्णय में दिया गया है अधिक जानकारी मांगना, उत्साह देना, पुनः फोकस करना, आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कॉलम ए सामाजिक व राजनीतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों को दर्शाता है और कॉलम बी अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए उचित निर्णयों को दर्शाता है। तो कक्षा की स्थिति और निर्णय यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, तो इसका संबंध होगा यहाँ पर दूसरे से उत्साह देना, यानी ए का संबंध यहाँ पर दूसरे से है, ए का संबंध तीसरे से, ए का संबंध फोर्थ से। 2 ऑप्शन गलत हो गए। अपूर्ण जवाब की स्थिति, अपूर्ण जवाब की स्थिति यहाँ पर संबंध होगा अधिक जानकारी मांगना, बी का संबंध यहाँ पर पहले से है। अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, इसका संबंध होगा पुनः फोकस करना, सी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है और यहाँ पर सी का संबंध फोर्थ से दिया गया है। पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति, इसका संबंध होगा आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना, डी का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां कराती हैं। पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा, देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों को विश्लेषण करना, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा, अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा। इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से किस संप्रत्यय को पूर्ण रूप से समझाना चाहती है। ग्रीन हाउस प्रभाव, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, तापमान परिवर्तन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे पेडागोजी में, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन आसान होते हैं, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां कराती हैं। पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा, देश के पिछले 50 वर्षों के मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा करना, अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा करना। इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से किस संप्रत्यय को पूर्ण रूप से समझाना चाहती है। तो वह समझाना चाहती है जलवायु परिवर्तन को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जलवायु परिवर्तन को समझाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर चर्चा करेगा। पूर्ण सक्रिय चरण, उत्तर क्रिया चरण, अंतः क्रिया चरण। कक्षा में संकल्पना को समझाने के दौरान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर चर्चा करेगा। तो वह चर्चा करेगा पूर्व सक्रिय चरण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पूर्व सक्रिय चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य होता है सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझाना, विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल कथन ए सही है, कथन ए और कथन बी सही है।
कथन बी और सी सही है, कथन ए और सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य होता है। तो सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझाना और विद्यार्थी के उत्तर की गहराई में जाना। सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना। तो यह गलत होगा। पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें केवल सरकार के दृष्टिकोण को, अधिकांश लोगों के विचारों को, स्वर्णिम इतिहास को एवं विवादित विषयों से बचकर रहने को, बृहत समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें बृहत समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुनिए। प्रश्न पूछना, जांच करना, योजना बनाना और अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना, चिंतित करना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साठ क्वेश्चन में लगभग आप सभी को 30 से 32 क्वेश्चन तक कथन से ही मिलेंगे। कथन से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि एग्जाम में छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुनिए। तो यहाँ पर सही क्रम में चुनना है। तो पहला यहाँ पर जो होगा योजना बनाना और अनुमान लगाना, तो ये पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर होगा प्रश्न पूछना, तीसरे नंबर पर होगा जांच करना, चौथे नंबर पर होगा रिकॉर्डिंग करना और पाँचवें नंबर पर होगा चिंतन करना। पहले नंबर पर है सी, दूसरे नंबर पर है ए, तीसरे नंबर पर है बी, चौथे नंबर पर है डी और पाँचवें नंबर पर है ई। सी ए बी डी ई किस ऑप्शन में है? तो वह है थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। कथन बी है सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्री पक्ष में विषयगत योजना लाभदायक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है, ए बी दोनों सत्य हैं, ए बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। तो यह बात सही होगा। कथन ए सही है। कथन बी कह रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्री पक्ष में विषयगत योजना लाभदायक है। तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सत्य हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है? रुकैया सखावत द्वारा लिखी सुल्तान का स्वप्न, राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जुबान, कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचना। कथन डी कह रहा है जेंडिल्ड सल्डेना द्वारा संरचित पुस्तक द सॉवर्टन सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। ऑप्शन है केवल ए सही है, ए और बी सही है, केवल बी सही है, केवल सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थितियों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है? रुकैया सखावत द्वारा लिखी सुल्तान का स्वप्न। यह क्वेश्चन पूछा गया है सुल्तान का स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया है? रुकैया सखावत द्वारा। राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जुबान, यह दोनों दे सकता है। सी और डी गलत होगा, ए और बी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को
पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है जिसमें उस समय वास्तविक कहानियाँ और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापन निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? समस्या समाधान विधि, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, प्रदर्शन विधि, स्रोत विधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियां और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापक निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? तो वह स्रोत विधि का प्रयोग कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्रोत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, या विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है, या विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, या विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है। यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, तो यह गलत होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेगेटिव पूछा हुआ है, पहला ही ऑप्शन नेगेटिव है। यह विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है, तो सही है। यह विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, यह भी सही होगा। यह विद्यार्थियों की पूछताछ कौशल को बढ़ाती है, तो यह भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। वह निम्न में से आकलन के किस तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है? रचनात्मक आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। वह निम्न में से आकलन के किस तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है? अधिगम के रूप में आकलन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अधिगम के रूप में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए? प्रश्न पूछना, न्याय व समानता हेतु सोच, स्मरण, सहयोग। सही विकल्प का चयन करें। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए? तो आकलन का मानक होना चाहिए प्रश्न पूछना, न्याय व समानता हेतु सोच, इसके अलावा सहयोग। स्मरण नहीं होगा। ए, बी और डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, बी तथा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करता है? लेखपाल कौन होते हैं, उनकी क्या भूमिका है? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बीच भेद कीजिए। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गुणात्मकता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करता है किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणात्मकता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है, यह सही होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है? जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश के अंत को ले गई? अगर नदियां सूख जाएं तब मनुष्य जीवन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ यानी पहलू का आकलन करता है? जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है? निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होनी चाहिए। निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए। निर्दिष्ट क्रिया मापने योग्य होनी चाहिए। निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है? निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। या लास्ट क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए आप सभी कमेंट में बताइएगा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।